हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस 2024 में देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, तो आप लोग आज के इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम आज के इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर नंबर 3 के लिए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको बताऊंगा जो कि निश्चित है कि वहीं से आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको बनाने होते हैं लॉन्ग टाइप, वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निश्चित ही नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको मैं बताने वाला हूं वो कभी ना कभी एग्जामिनेशंस में पूछा गया है और हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैं इस प्रकार से खंडन करूंगा ताकि आपको क्या हो, तो वहां से भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप इजीली उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब, तो चलिए फटाफट से हम लोग सेशन में बढ़ते हैं आगे। एक बार आप लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे जो है क्लास का फायदा उठा सके। आइए बात करते हैं बारी बारी से प्रश्नों पर। देखो, सबसे पहले जो आपका एग्जाम का पैटर्न होता है, उस एग्जाम के पैटर्न पर अगर चर्चा करते हैं तो आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव यहां पर आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस 2-2 मार्क का होगा, यानी कि 20 मार्क आपके यहां से हो गए। अब देखो कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चंस जो है कहता है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में डैश में है। कहने का तात्पर्य यह है कि वित्त आयोग का जो गठन होता है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान में अनुच्छेद 249 में किया गया है, या अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 312 में, या फिर अनुच्छेद 280 में। चलिए, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब आइए इस क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करते हैं। अगर इस क्वेश्चंस पर बात करें हम लोग, तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 280 में किया गया है। अब यहां पर देखो, अनुच्छेद 249 की हम बात कर लेते हैं। याद रखिएगा, अनुच्छेद 249 जो है यह संसद की विधायक शक्तियों के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? संसद की विधायी शक्तियों के बारे में बताता है। याद रखिएगा, यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि आपसे पूछ ले कि संसद के विधायी शक्तियों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आप कहोगे अनुच्छेद संख्या 249 में किया गया है। आइए बात करते हैं यहां पर अनुच्छेद की। तो यहां पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नोट कर लीजिए। जैसे कि हम बात करते हैं, आपसे बार बार परीक्षा में पूछा जाता है अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या बताता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्र में यदि आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान जो है यह किस अनुच्छेद में किया गया है? आप कहोगे सर 352 में किया गया है। आगे हम बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट अनुच्छेद नोट कीजिएगा, 356, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके अंदर किसका प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में बताया गया है राज्य आपातकाल के बारे में। किसके बारे में बताया गया है? राज्य आपातकाल के बारे में बताया गया है। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं। जैसे हम बात करें अनुच्छेद 360 की, किसकी बात करें? अनुच्छेद 360 की, तो अनुच्छेद 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। ये 3 आपातकाल नोट कर लो कॉपी में। एक आपातकाल वाला क्वेश्चन आपसे पक्का पूछेगा, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल पूछे, राज्य आपातकाल पूछे, या वित्तीय आपातकाल पूछे। समझ सकते हैं आप कि किस आधार पर मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। यहां पर थोड़ा सा हम वित्त आयोग की बात कर लेते हैं। अगर वित्त आयोग की बात करी जाए तो भारत में जो वित्त आयोग की स्थापना होती है यह कब होता है? तो आप कहोगे सर 1951 में। ठीक है, 1951 में, यानी कि 1951 में भारत में वित्त आयोग का गठन होता है। और जब भारत में वित्त आयोग का गठन होता है तो आपसे पूछ लिया जाए, बताइए कि भारत में वित्त आयोग का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आप कहोगे सर केसी नियोगी। क्या नाम था? केसी नियोगी। नोट कर लीजिए, केसी नियोगी जो थे यह भारतीय वित्त आयोग का प्रथम अध्यक्ष था। चलिए, इतने सारे प्रश्न मैंने आपको केवल एक प्रश्न में बता दिया है। आप अच्छे से सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बिल्कुल भी इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़े। देखो अगला क्वेश्चंस क्या कहता है। अगर क्लासेस आपको हेल्पफुल लगती है, शेयर करते जाइए, सारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, क्लासेस देखो मेरा थोड़ा सा डीप हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, तो छोड़ के मत भागना। मैं जो बता रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं ताकि परीक्षा में आप इजिली प्रश्नों को हल कर सके, आपको कहीं से भी नकल करने की जो है जरूरत ना पड़े। दूसरा क्वेश्चन भाई साहब कहता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक का अध्यक्ष कौन था?
संविधान सभा के प्रथम बैठक का अध्यक्ष? फटाफट से कमेंट करके बताइए अगर आपको पता है। क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, क्या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे, या फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर बात करी जा रही है भारतीय संविधान सभा की। भारतीय संविधान सभा का आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताओ कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब होता है। देखते हैं कितने बच्चे को आंसर पता है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब होता है, फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए। और देखो, भारतीय संविधान सभा का गठन होने के बाद इसकी प्रथम बैठक कब होती है? तो प्रथम बैठक की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो याद रखिएगा इसका प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहा होता है? तो इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कर रहे होते हैं, जिसमें आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कैसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है? देखो ध्यान देना, यहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के, ठीक है, प्रथम अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अंतरिम अध्यक्ष की बात करें तो आप इजीली कहोगे सर वह कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। या आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान सभा के, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष भी भाई साहब आपके थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद अस्थायी अध्यक्ष की अगर हम बात कर ले, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष की बात कर ले, चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो आप कहोगे सर भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वह भारतीय संविधान सभा के क्या थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे। अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं प्रथम बैठक की। तो प्रथम बैठक की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रथम बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया गया था, और वह प्रस्ताव था उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव था? उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि किसके द्वारा पेश किया गया? तो आप कहोगे सर पंडित नेहरू के द्वारा पेश किया गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रथम बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर मतलब पेश करते हैं, और यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप लेता है। किसका रूप लेता है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप ले लेता है। समझ में आ रही है सारी बातें? चलो अब एक नाम और बच जाता है यहां पर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। नोट कर लीजिएगा, भीमराव अंबेडकर जो थे भाई साहब, यह भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किस समिति के अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। कब बने? तो आप कहोगे सर कब बने? 29 अगस्त 1947 को। कब बने? 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन होता है, और इसका अध्यक्ष कौन बनता है? तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बनता है। समझ में आ रही है बातें? चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आपका अगला नंबर क्वेश्चंस देखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस यहां पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की बात करता है? राष्ट्रपति के महाभियोग की बात की जाए तो याद रखिएगा वह अनुच्छेद कौन सा है? वह अनुच्छेद है आपका भाई साहब अनुच्छेद नंबर 61। अनुच्छेद नंबर 61 में बताया गया है कि राष्ट्रपति पर किस प्रकार से महाभियोग लगाया जा सकता है। अब आगे बात करते हैं। देखो यहां पर अनुच्छेद नंबर 60 की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान जो है यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आप कहोगे सर अनुच्छेद नंबर 60 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किस प्रकार से होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 63। नोट करना, यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद नंबर 63 में बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आप कहोगे सर अनुच्छेद नंबर 63 में बताया गया है। ठीक है भाई साहब, चलिए एक और नोट करिएगा, अनुच्छेद नंबर 64। क्या याद रखोगे? अनुच्छेद नंबर 64 में क्या बताया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 64 हमें बताता है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, ये जो आपके उपराष्ट्रपति है यह राज्यों के परिषद का क्या होता है? तो यह राज्यों के परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यों के परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। इसके बारे में कौन अनुच्छेद बताता है? तो अनुच्छेद नंबर 64 बताता है। ठीक है भाई साहब, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। आपका अगला क्वेश्चंस देखो, आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है किसने राज्य के राज्यपाल को, किसने राज्य के राज्यपाल को फेडरल फायरमैन कहा है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है। फेडरल फायरमैन के नाम से राज्यपाल को किसने संबोधित किया है? आप कहोगे सर सी राजगोपालाचारी। यह स्टेटमेंट किसका है? सी राजगोपालाचारी ने बताया कि जो राज्यपाल होते हैं राज्य के अंतर्गत, ठीक है, वह फेडरल फायरमैन होते हैं। क्या होते हैं?
फेडरल फायरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, नोट कर लो। देखो कहता है कि भारत देश जो है, ठीक है, यह भारत के संविधान के अनुसार क्या है? क्या वह एक संघात्मक राज्य है, क्या वह राज्यों का एक संघ है, या फिर एक राज्यों का परिसंघ है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो देखो अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की, ठीक है, भारतीय संविधान जिसमें अनुच्छेद नंबर 1 बताता है, क्या बताता है? अनुच्छेद नंबर 1 में बताया गया है कि हमारा जो भारत है यह एक राज्यों का संघ है। क्या है? यह एक भारत जो है यह राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर यहां पर हो जाएगा वह बिल्कुल ही बी करेक्ट हो जाएगा। ये आर्टिकल्स नंबर भी याद रखिएगा, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 1 में बताया गया है। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताया जो ऑब्जेक्टिव, और इसके साथ जितने भी फैक्ट्स बताएं सारे फैक्ट्स को नोट कर लीजिए, अच्छे से याद कर लेना। इसके बाद मैं आपको एक अलग से ऑब्जेक्टिव की सीरीज करा दूंगा जहां पर एक महामैराथन क्लासेस में 50 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिटेल विश्लेषण के साथ आपके बीच क्लास लेकर आऊंगा। अगर आप उन क्लास को कर लेते हैं भाई साहब तो निश्चित ही आपसे एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। अब देखो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब जो यहां से आपके लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 9 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, उस 9 में से आपको 4 क्वेश्चंस को हल करना है। प्रत्येक क्वेश्चंस 20 मार्क के होते हैं। अब देखो यहां पर कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करेंगे, कैसे इसका आंसर राइटिंग करना है, ठीक है, इसकी आंसर राइटिंग वाली क्लासेस आपको कैसे मिलेगी, चलिए जानते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रख लीजिएगा, लोकसभा के गठन। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा एक होता है राज्यसभा, तो यहां पर याद रखिएगा लोकसभा के बारे में। लोकसभा का गठन कैसे होता है, इसकी क्या शक्तियां, इसके क्या पावर हैं और इसके क्या कार्य हैं, इन चीजों की व्याख्या करना है। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि 2020 और 2022 के एग्जाम में पूछा गया है, तो निश्चित ही 2024 में पूछने की पूरी संभावना है। अब आगे बताएंगे मैं आपको कि इसका आंसर कैसे लिखना है, पहले आप क्वेश्चंस को नोट करते जाइए। आगे बात करते हैं, देखो तीसरा क्वेश्चंस, यहां से आपके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उच्च न्यायालय की संरचना, उच्च न्यायालय, ठीक है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की संरचना एवं अधिकारों की क्या करे, विवेचना करे। इसी क्वेश्चंस को दूसरे शब्दों में पूछ लिया जाए दूसरे तरीके से कि बिहार में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का वर्णन करे, यानी कि बिहार में जो उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताना है। अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चंस यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का मूल्यांकन करे। चलिए फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो हमारे क्या कहते हैं मूल संविधान में जो है वह कितने थे, तो भाई साहब फंडामेंटल जो कि पुराने संविधान में 7 गो था, लेकिन अब जो नया मतलब जिसमें संशोधन करके इसमें कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है। उन सभी 6 मौलिक अधिकारों को आपको क्या करना है, तो विश्लेषण देना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की विस्तृत विवेचना करें। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 2024 में रिपीट की जा सकती है। आगे मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, किस प्रकार से आप आंसर लिखकर एक बेहतरीन मार्क प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपका कहता है भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना के सिद्धांत। प्रस्तावना जानते हो ना हम भारत के लोग, जो है ये आपका प्रस्तावना, तो प्रस्तावना के सिद्धांत, इसके उद्देश्य और इसके तत्वों की विवेचना करना है। इसी क्वेश्चंस को आपसे घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान, ठीक है, कि प्रस्तावना पर निबंध लिखे, तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है। आंसरवा जो होगा वो दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन जो तैयार करना है आपको क्या है, भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का मूल्यांकन करें। मौलिक अधिकार, देखो यहां से थोड़ा सा ये क्वेश्चंस रिपीटेबल है, ठीक है, यहां से क्या हो गया मिसटाइपिंग, यहां पर ये क्वेश्चंस है और यहां पर भी यही क्वेश्चंस है, तो आप इसको क्या करो, तो ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आपका अगला नंबर क्वेश्चंस यहां पर कह रहा है, स्टार लगाइएगा क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस है कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका, क्षेत्रवाद यानी कि क्षेत्रों के अंतर्गत जो है क्षेत्रवाद जो है वह भारतीय राजनीति में किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है, ठीक है। इसके बाद भारत में क्षेत्रवाद की प्रकृति एवं भूमिका का वर्णन करें। दोनों क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का तरीका अलग है, आंसर भी आपका सेम ही होगा। आगे स्टार लगाइएगा, यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राज्यपाल की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण करें। राज्यपाल, ठीक है, ये क्वेश्चंस 2022 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चंस देखिएगा। अगला क्वेश्चंस जो आप तैयार करेंगे वह है भारतीय मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले उत्तरदायी कारक क्या है, ठीक है, इसकी विवेचना करें। यानी कि भारत में जो मतदान होता है, मतदान के अंतर्गत होने वाली व्यवहार को प्रभावित करने वाला जो कारक है, कौन कौन से ऐसे कारक है जो भारतीय मतदान के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है, वहां पर बाधाएं डाल सकता है, उन कारकों के बारे में आपको डिटेल से चर्चा करना है।
या इसी क्वेश्चंस को आपसे एक अलग तरीके से पूछा जाएगा कि मतदान व्यवहार से आप क्या समझते हैं, इसके तत्वों का क्या करें, वर्णन करें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम है, पूछने के तरीके अलग है। आगे बात करें, क्वेश्चंस कहता है किसी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता कब मिल सकती है या कैसे मिल सकती है। कोई भी दल, जैसे कि मान लीजिए हमारे भारत में सबसे पहला दल है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, यानी कि आईएनसी। इसके बाद अभी उभरती हुई आपकी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो क्या है, बीजेपी है। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी है। तो ये सारी जो पार्टियां हैं आपके एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। तो इस पार्टियों को कैसे एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया। अब वैसे बात करते हैं हम बिहार की। हमारे बिहार में आपने बहुत सारी पार्टी देखा होगा, जैसे कि जेडीयू हो गया आपका, आरजेडी हो गया आपका, ये सब हमारे क्षेत्रीय पार्टियां हैं। ये सब क्या है, हमारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। इसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा नहीं दिया गया, इसे एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है मान्यताएं नहीं दी जाती है। हालांकि अब तो ये भी पार्टियां जो है राष्ट्रीय स्तर पर अपना वर्चस्व दिखाने को आती है सामने, लेकिन वैसे भी इसे अभी क्षेत्रीय पार्टी मानी जाती है। वैसे भी बहुत सारे राज्य में बहुत सारी ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां आपको देखने को मिल जाएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं, यहां पर देखिए तो आपका आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, इस सबको क्या है तो राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो कैसे इसको यह मान्यता मिली है, इसके बारे में चर्चा करना है। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो मेरे भाई आपका अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, यानी कि भारत के मायने में सोचे तो सांप्रदायिकता क्या है, इसके बारे में बताना है। इसके विभिन्न चरणों की आपको व्याख्या करनी है। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ लिया जाए कि भारतीय राजनीति में धर्म एवं सांप्रदायिकता में अंतर बताइए। ठीक है, और इसके अंतर को स्पष्ट करते हुए इसकी भूमिका का भी विवेचना करना है, जो कि 2020 में क्वेश्चन पूछा गया। नोट करिएगा, 2020 यानी कि 2024 में ज्यादातर चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे। इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ लिया जाए कि भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका की विवेचना करें। भाई धर्म तो बहुत बड़ा योगदान दे रहा है अभी हमारे भारतीय राजनीति में। जैसे तुम अभी देखते होगे कि हमारे जो भाई साहब नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, क्या करते हैं भाई, हिंदू मुस्लिम। और वैसे सिर्फ मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर सकता, बीजेपी की बात नहीं कर सकता, वैसे जो तमाम राजनीतिक दल हैं कहीं ना कहीं जाकर जो है धर्म की राजनीति करते ही करते हैं। तो हमारे भारतीय राजनीति में धर्म एक बहुत बड़ा जो है रोल निभा रहा है। अब ये रोल किस प्रकार से निभा रहा है, इसकी विवेचना आपको करना है। तो टोटल मिलाकर मैंने जो आपको क्वेश्चंस बताए हैं, 10 क्वेश्चंस बताए हैं मेरे भाई। इन 10 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हो, आपके 80 मार्क जो यहां से पूछे जाएंगे, इस 80 मार्क में से आपको आंसर लिखने का जो तरीका मैं बताऊंगा, आंसर वाली जो मैं क्लासेस प्रोवाइड करूंगा, उन सभी क्लास को देखकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नोट करने के साथ उसको एग्जाम तक रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम में भी अब बहुत कम समय बचे हुए हैं, आपको मैं गारंटी देता हूं। और जो पुराने बच्चे हमसे पढ़े हुए हैं, आप उनसे पता कर सकते हो कि अगर उसने हमारे रास्ते का फॉलो किया है तो इस 80 नंबर में से आप 70 से 75 नंबर इजीली ला सकते हो। और रही बात उधर जाइए तो 20 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, यानी कि आप यहां से 90 to 95 मार्क एक ऐसे सब्जेक्ट जो कि अपने आप में काफी कहा जाए तो हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है, वैसे सब्जेक्ट में भी आप इजीली 90 से 95 मार्क गेन कर सकते हो। तो हो सकता है ना, आप कर सकते हो कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, अगर क्लासेस हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा आने वाली क्लासेस के लिए। अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चे को फायदा मिल सके। ठीक है, और एक प्यारा सा सपोर्ट, चलिए फटाफट से लाइक कीजिए भाई, लाइक नहीं करते हो तो मोटिवेशन नहीं मिलती है। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा लाइक ठोको, कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।